नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, यदि आपने अपनी सोच में बदलाव कर लिया तो समझ लीजिए आपका सभी काम संभव है। जिसने अपनी सोच बदल ली उसको हमेशा हर जगह प्रगति मिलती है। किसान भाइयों, भारत में मौसम और मानसून मिलकर ही किसानों की तकदीर लिखते हैं और मौसम के अनुसार ही आप अपने खेतों में अपने कार्यों को कार्यान्वित भी करते हैं। साथ ही हमारा ये प्रोग्राम भी ऐसा ही है जो आपको हमेशा हमसे जोड़े रखता है। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको नई नई जानकारियाँ एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करें। आज फिर इस कार्यक्रम में हम आपको एक नई जानकारी से अवगत कराएंगे। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सूखे से निपटने केंद्र से मिला 2033 करोड़, वैकल्पिक फसलों के लिए प्रेरित करें। प्रदेश के जैविक क्षेत्र में 10 गुना वृद्धि। गेहूं को करनाल बंट से बचाएं किसान भाई और गुलाब को थ्रिप्स से बचाएं। सूखे से जूझ रहे मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 2033 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने बैठक में यह फैसला किया। मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार से सूखा राहत के लिए 4,800 करोड़ रुपए की मांग की थी। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के लिए 3,100 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2,033 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र को 3,100 करोड़ रुपए देने का फैसला हुआ है। स्मरणीय है कि किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से कई बार सूखा मदद की गुहार लगाई, जिसके फलस्वरूप यह राशि स्वीकृत हुई है। किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत राशि को अब तक का सबसे बड़ा पैकेज बताया है। खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर साल कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि दर बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों को किसानों को नित नई तकनीक और वैकल्पिक फसलों के लाभ से अवगत कराना और प्रेरित कराना होगा, ताकि वे देश की जरूरत के मुताबिक उत्पादन कर सकें। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन ने बिट्टन मार्केट में इंटरनेशनल एग्री एंड हॉर्टी टेक्नोलॉजी एक्सपो के शुभारंभ के दौरान यह बात कही। श्री बिसेन ने कहा कि जलवायु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इससे हमारी पारंपरिक फसलें प्रभावित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि हम किसानों को वैकल्पिक खेती जैसे फल सब्जी के साथ साथ अन्य आय के स्रोत की तरफ प्रेरित करें और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाने की है। इस मौके पर 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उन्नत कृषि आदानों का प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में इस बार कृषि उत्पादन में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष 4.5 करोड़ मीट्रिक टन कृषि उत्पादन हुआ है, जो गत वर्ष 3 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन था। खाद्यान्न उत्पादन में भी 30% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था, जो इस वर्ष बढ़कर 3 करोड़ 21 लाख मीट्रिक टन हुआ है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन ने एक वर्ष में हुए कार्यों का ब्यौरा देते हुए बताया कि दलहन में 20% अधिक उत्पादन हुआ है। गत वर्ष 38 लाख 20 हजार मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन हुआ था, जबकि इस वर्ष 47 लाख 48 हजार मीट्रिक टन हुआ है। इसी तरह तिलहन उत्पादन में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। गेहूं एवं धान उत्पादन में 5%, मक्का में 10 और सरसों के उत्पादन में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में जैविक खेती का क्षेत्रफल 1,60,000 हेक्टेयर था, जो इस वर्ष बढ़कर 17,58,000 हेक्टेयर हो गया है। यह लगभग 10 गुना अधिक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश जैविक खेती के उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग अधिक नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस रोग का प्रभाव दानों पर होता है। रोगी दानों का अंदर का भाग आंशिक अथवा पूरा काला पड़ जाता है व इसकी सड़ी मछली जैसी गंध आती है। यह रोग बीज द्वारा फैलता है। इसके बचाव हेतु बुवाई पूर्व बीज को थायरम से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए जिस खेत में रोग लगा हो उसमें 2 से 3 साल तक गेहूं नहीं बोना चाहिए। बालियां निकालते समय डायथेन M45.21% या टिल्ट 0.05% का एक बार छिड़काव करें।
गुलाब के पौधों को थ्रिप्स से अत्यधिक नुकसान होता है। थ्रिप्स के शिशु व प्रौढ़ कीट दोनों ही पौधों के मुलायम पत्तों के निचली सतह पर दिखाई देते हैं तथा खुरचकर पत्तों के क्लोरोफिल को खा लेते हैं, जिससे कोशिकाओं में घाव हो जाते हैं। ये मार्च से नवंबर माह में अधिक प्रभावित करते हैं। इस कीट के प्रकोप के कारण पत्तियां, कलियां व पंखुड़ियां सिकुड़कर गिर जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्पाइनोसेट 45% SC 1 लीटर का घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल से 2 से 3 बार छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही, और चलते चलते एक नजर डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। कपास के भाव मंडी में इस प्रकार रहे। बीकन गांव में न्यूनतम भाव 4,250 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,790 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 3,900 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,501 रुपए प्रति क्विंटल। खंडवा में न्यूनतम भाव 4,300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,685 रुपए प्रति क्विंटल। खरगोन में न्यूनतम भाव 4,100 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,640 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। सतना में न्यूनतम भाव 3,400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। शाहपुरा में न्यूनतम भाव 3,700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,760 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर में न्यूनतम भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,141 रुपए प्रति क्विंटल। गंज बासौदा में न्यूनतम भाव 2,530 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,591 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बदनावर में न्यूनतम भाव 3,425 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,700 रुपए प्रति क्विंटल। बैतूल में न्यूनतम भाव 3,151 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,470 रुपए प्रति क्विंटल। दमोह में न्यूनतम भाव 3,106 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,411 रुपए प्रति क्विंटल। खातेगांव में न्यूनतम भाव 2,700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, प्रत्येक ऋतु के कुछ न कुछ लाभकारी प्रभाव जीवधारियों पर पड़ते ही हैं। ऐसे में यदि कुछ सावधानी आपने नहीं बरती तो आपको अपने पशुधन की बीमारी के रूप में क्षति उठानी पड़ सकती है। उपयोगी होगा कि आप यह जानकारी रखें कि शीत ऋतु में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए।
इसके लिए और जानकारी प्राप्त करते हैं अंशुमान गुप्ता जी, जो कि आज हमारे विशेषज्ञ हैं KVK रायसेन से, जो कि वहाँ पर पशु चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। जो समय सर्दी का चल रहा है, पशुओं में उत्पादन में काफ़ी गिरावट आती है यदि हम उसका सही प्रबंधन न करें। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको सर्द ऋतु में किस तरह पशुपालन में प्रबंधन करना चाहिए, चाहे वो खाद्य से हो, उसके पोषण से, उसके घर से हो जहां हम उसको रखते हैं, चाहे उसकी बीमारियों से हो। इसमें मैं सभी जानवरों, विशेषकर डेयरी जो है बकरी पालन वाले किसान और मुर्गी पालन वाले किसान, इन सभी के लिए विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, इस जानकारी को ध्यान से सुनकर यदि आप सर्द ऋतु में अपने पशु का प्रबंधन करेंगे तो आप अच्छा उत्पादन ले सकेंगे और अपने पशुओं को बीमारी से बचा भी सकेंगे। सर्वप्रथम किसान भाइयों, हम बड़े पशुओं में डेयरी यानी गाय अथवा भैंसों को लेते हैं। किसान भाइयों, डेयरी के पशु जो हैं वह शीत के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। साथ ही यदि हम उनको खुले में रखते हैं तो रात की ठंडी हवा उन्हें जो है निमोनिया या सर्दी से बीमार कर सकती है। उसके लिए किसान भाइयों, जिस जगह हमने अपने पशु को बांधा है उस जगह को यदि हम साफ़ रखेंगे और रात के समय बारदान से उसको ढक दें, और बहुधा हो सके तो उसके नाक के ऊपर का जो हिस्सा होता है उस तक यदि बारदान आ जाए तो ठंडी हवा उसके नाक पे नहीं पहुंचेगी और ठंडी हवा उसकी छाती पे नहीं लगेगी। तो किसान भाइयों, हम अपने बड़े पशुओं को निमोनिया से बचा सकेंगे। साथ ही साथ उसके पोषण पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस ठंड के समय में हमें कुछ ऐसे पदार्थ जैसे गुड़ है उसके भोज्य पदार्थ में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे उसे गर्मी मिले। उस गर्मी से वो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी जो है गुड़ प्रदान करता है, क्योंकि उसमें लोह तत्व की अधिकता रहती है। इस कारण जो है उसका रक्त का संचार भी अच्छा बना रहता है। इसलिए आप यदि अपने सांदी में और गुड़ का प्रयोग करेंगे तो दूध उत्पादन भी अच्छा होगा और पशु आपका स्वस्थ भी रहेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, शरद ऋतु के समय में लगने वाले टीका के जो है समय चल रहा है, वैसे आप अपने पशु को FMD यानी खुरपका, मुँह पका और जो लोकल भाषा में हम रोगा कहते हैं, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं। किसान भाइयों, ये एक जानलेवा रोग तो नहीं है, परंतु यदि ये रोग किसी पशु को लग जाता है तो पशु हमारा उत्पादन से गिर जाता है। उसके मुंह में इसके लक्षण पहचानने योग्य आप समझते हैं। इसके लक्षण जो हैं वो हैं, उसके खुर पे जो है फुंसियाँ हो जाएंगी, मुंह में फुंसियाँ हो जाएंगी, थनों पे फुंसियाँ हो जाएंगी और जो है इसमें से मवाद निकलेगा, खून रिसता है और ये एक स्वस्थ पशु को भी जो है बीमार कर सकता है। इस एक पशु मतलब बीमार पशु दूसरे स्वस्थ पशु को बीमार कर सकता है। तो किसान भाइयों, यदि हम समय पर टीकाकरण का कार्यक्रम अपनाते रहेंगे, वर्ष में एक बार टीकाकरण करवाते रहेंगे, तो जो है हम अपने पशु को रोगा और FMD से बचा सकेंगे। किसान भाई, ये रही बात डेयरी में पशुओं की। साथ ही एक जो मुख्य रोग जो होता है थनैला, जो इस समय अधिकतर होता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, थनैला जिसे अपनी लोकल भाषा में जो है जहरवाद भी कहा जाता है, इसमें थन में सूजन आ जाती है। इसमें साथ ही साथ थन में सूजन के साथ जो है दूध जो है फटा निकलता है, चिथड़े में निकलता है। साथ ही साथ कई बार इसमें दूध के साथ मवाद अथवा खून की मात्रा भी बाहर आने लगती है। किसान भाइयों, इसमें आप एक विशेष ध्यान रखेंगे बात कि थनैला रोग मुख्यतः जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा फैलाया जाता है और इसको फैलाने के कारक जो है वह एक व्यक्ति ही होता है, जो सही प्रबंधन नहीं होने के कारण एक थन से दूसरे थन को और एक पशु से दूसरे पशु को रोग जो है पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, दूध निकालने के पहले, विशेषकर सर्द ऋतु में, क्योंकि थन जो है बहुत मुलायम होते हैं, उन्हें जो है चिकनाहट की आवश्यकता होती है। हम जो है यदि उसको चिकनाहट प्रदान न करते हुए दूध निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें अंदर जो टीट कैनाल जिसको हम कहते हैं, यानी जो नली होती है, थन की नली जो होती है, उस पर चोट लगती है। उस चोट को बारंबार लगने के कारण जो है उसमें से खून का रिसाव होता है और वो खून जो है वो बहुधा जब दूध के साथ मिलता है तो दूध को फाड़ देता है और थन में थनैला रोग हो जाता है। तो किसान भाइयों, जब ऐसा लगे कि किसान अपने थन में गर्मी आ रही है अथवा जो है उसमें से खून या मवाद की संभावना दिख रही है, तो तुरंत उस थन के दूध को हमें इस्तेमाल नहीं करना है और हमें पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उसमें एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करना है। और रोग से बचाव का में जो निदान है, जो मैं दोनों चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको, रोगा में भी यानी FMD में भी और थनैला रोग में भी वो एक ही है कि किसान भाइयों, आप लोग लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट यानी इसका प्रयोग करें। ये सुलभता से आपको जो औषधि भंडार में मिल जाएंगी। आप इसे लें, इसे थोड़ी सी मात्रा जो है दूध में अपने पानी में मिला लें
इससे थन को भी दूध निकालने के पहले धोएंगे और दूध निकालने के पश्चात भी थन को इससे धोएंगे। और रोगाग्रसित जो पशु है जिसको FMD हो चुका है उसके यदि घाव पर इसका पानी लगता है तो भी जो है बैक्टीरिया जीवाणु विषाणु जो है वो उसकी मात्रा कम पनपती है और उसके रोकथाम के लिए एक ये उपाय रहता है। किसान भाइयों, ये रही बात डेयरी के पशुओं के लिए। अब अपन बात करें बकरी पालन वाले किसानों के लिए कि बकरी पालन जो है शरद ऋतु में किस तरह से प्रबंधन के द्वारा अपन अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में एक ही समस्या आती है ठंड में, वो रहती है निमोनिया की, जिसमें बकरियां जो हैं धीरे धीरे करके सर्दी में जाती हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। बहुत आर्थिक नुकसान होता है किसान भाइयों इससे। तो इससे बचाव के लिए जो है सभी किसान भाइयों को जो बकरी पालक हैं समय पर, जो समय चल रहा है, समय पर PPR नामक टीका आता है, इसको इस्तेमाल किया जाए। ये टीका आप वर्ष में एक बार या 2 वर्ष में एक बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे चल के। और 4 माह से बड़े किसी भी पशु को, मतलब बकरी को, ये टीका अपन लगा सकते हैं। ध्यान देने की बात यही रहेगी किसान भाइयों, बड़े जानवरों में भी और बकरियों में भी, कि किसी भी गाभिन पशु को हमें टीकाकरण नहीं कराना है। ये एक विशेष बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि गाभिन पशु को टीकाकरण कराने से गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। तो आप जो है PPR का टीका लगवाएंगे तो PPR का टीका जो है आपके पशु को ठंड में निमोनिया और राइनाइटिस नाम की बीमारी से और जो अपच की बीमारी होती है उससे बचाती है। अंत में किसान भाइयों, मुर्गी पालक जो है कृषक बंधु हैं उनके लिए कि रात के समय बहुत ठंडी हवा चलती है किसान भाइयों, और मुर्गियों में निमोनिया की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आप प्रोबायोटिक्स की मात्रा जो है और कुछ एंटीबायोटिक्स की मात्रा यदि पानी में मिला करके अपनी मुर्गियों को पिलाते हैं तो उससे उनको गर्मी आती। साथ ही आप अपने यहाँ की लाइट की जो प्रकाश की व्यवस्था है उस पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे कि पशु मतलब मुर्गियों को सही गर्मी मिले और उनकी वृद्धि हो। तो किसान भाइयों, शरद ऋतु में ध्यान देने योग्य जो मैंने बातें बताई हैं, इनका अनुसरण यदि आप करते हैं तो आप अपने पशुओं से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेहनत का फल मीठा होता है, और ये फल उन्हीं लोगों को मिलता है जो कुछ अलग करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम फिर बात करेंगे एक सफल किसान की, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है। तो आइए उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह जैसा आप जानते हैं कि एक उन्नतिशील प्रगतिशील किसान से हम आपको मिलवाते हैं, लेकिन इस बार हम आपको एक ऐसी महिला किसान से मिलवाने वाले हैं जिनका कहीं ना कहीं अपनी खेती में एक बड़ा योगदान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार के कई सदस्य खेती में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं का भी एक बड़ा सपोर्ट होता है। तो आज हमसे बात करते हैं कि उनका किस तरह से खेती बाड़ी में योगदान रहता है। जी, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितनी फसलें आपके यहाँ खेतीबाड़ी में ली जाती हैं और उसके साथ फिर आपका क्या उसमें सहयोग रहता है? हमारे यहाँ मिर्ची, कपास, सोयाबीन, ये फसलें हमारे यहाँ अभी है, और रबी की फसल में हमारे यहाँ गेहूँ, चने हैं। जी, आपकी अगर जिम्मेदारी की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट आपका होता है खेतीबाड़ी में, घर से लेकर खेत तक। तो कौन सी तैयारियाँ हैं जो खेतीबाड़ी के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ करती हैं?
हम घर से लेकर काम करके बाड़े में जाते हैं। हमारे 2 बैल है, भैंस है, गाय है, बछवा है। हम वहाँ पे मल मूत्र साफ़ करते हैं। मल मूत्र साफ़ करके हमारे गोबर गैस है, गोबर गैस का जो गोबर होता है वो खेत में हम यूज़ करते हैं और वो खाद हमारे लिए बहुत उपयोगी रहता है। हम वो खेत पे जाते हैं, खेत में मज़दूरों को ले जाके मज़दूरों पे काम करवाते हैं और देख रेख खेत की हम अच्छी तरह से करते हैं। जी, जब बोनी का समय होता है उस समय भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बोनी के समय आप क्या मदद करती हैं, किस तरह से मदद होती है आप? बोनी के समय हम ऐसी मदद करते हैं कि नहीं कभी सीडील का उपयोग होता है तो हम हाथ से भी बो सकते हैं, बोनी भी कर सकते हैं। वो सब काम हम हाथ से करने के लायक हैं। जी, खेती बाड़ी में बोनी के बाद बहुत सारी खरपतवार भी उगाती है। उस खरपतवार को निकालने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। किस तरह से उसमें आप खरपतवार को अलग करती हैं और फसल सुरक्षित होती है? हम मज़दूरों को ले जाके और खरपतवार को कहीं भी चारा होता है तो हम निंदाई गुड़ाई सब मज़दूरों पे करवाते हैं और हम भी खुद भी करते हैं और सब काम हम हमारे हाथ से करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाद की आपने बात की कि पशुओं से जो खाद बनता है वो उसको भी बहुत मेहनत लगती है। कहीं ना कहीं रोज़ पशुओं के गोबर को इकट्ठा करके अपने उसमें टैंक में डालना और फिर उससे कहीं ना कहीं या उसको सुखाना फिर खेत में डालना, तो इस तरह से कैसे कर पाती हैं? हमारे यहाँ पशुओं के गोबर को हम गोबर गैस में घोल के डालते हैं और जो कचरा कूटा रहता है गड्ढे में डालते हैं और वो कचरा कूटा सड़ जाता है। अच्छा, जब हम सीधे खेत पे डालते हैं और उसका खाद बनकर हम खेत में सब डाल के और हमारे यहाँ सब मज़दूरों को देते हैं। कि आपका पूरा सहयोग निरंतर खेतीबाड़ी में बना रहता है। कपास का जब फसल आती है उसको जब बीनते हैं तो उस समय आप किस तरह से कि फसल को एक एक करके चुनना होता है कपास को आपको? हम कपास को बीनते हैं तो सब मज़दूरों को ले जाके देखते हैं कि कपास अच्छा फूटा हुआ है कि नहीं। अच्छा फूटा होता है तो मज़दूरों को ले जाते हैं और उनको बीन के घर लाते हैं और अच्छी सुरक्षित जगह पे रखते हैं। सिंचाई के समय भी खास ध्यान रखा है। आजकल ड्रिप विधि का बहुत उपयोग हो रहा है, जैसे आपके यहाँ भी करते हैं, तो उसमें अब ये देखना होता है कि कितना पानी सिंचित जा रहा है कि नहीं जा रहा है या कितना नहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी एक बड़ी हो जाती है, क्योंकि परिवार के जो बड़े दूसरे सदस्य होते हैं और दूसरे कामों में लगे होते हैं, तब आप क्या करती हैं? हम खुद पानी चलाते हैं और हर पौधे पास जा के देखते हैं कि ड्रिप का पानी अच्छा चल रहा है कि नहीं चलता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो घरेलू महिलाएं हैं, किसान परिवार से संबंध रखती हैं, कि वो किस तरह से अपने खेतीबाड़ी में अपना योगदान दे सकती हैं और क्या तैयारियां कर सकती हैं? सब महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब महिलाओं ने सहयोग देना चाहिए। सब खेतीबाड़ी का सहयोग हर महिला ने सब अपने खेतों में काम करके सबको अपना अपना सहयोग लेना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि जो महिलाएं घर पर हैं, खेती किसानी से जुड़ी हैं, उनके परिवार खेती किसानी करते हैं, वो भी किस तरह से अपनी खेती में सहयोग कर सकती हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी अपनी खेती में उठा सकती हैं। तो किसान भाइयों, आज आपने देखा एक उन्नतिशील किसान में कमला पटेल जी से बातचीत, जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और निश्चित तौर पर महिलाओं ने भी इनसे कहीं ना कहीं एक सबक लिया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी एक और किसान से, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात।
कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आप अपने सुझाव या हमसे पत्राचार करना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड 462013। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे खेती से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।